आई ट्रूली बिलीव सिनेमा इज अ मीडियम ऑफ साइलेंसेस, कि जब जरूरत हो तब बात करें। क्या बात है। क्राइम फिल्म में मैं कहूंगा वासेपुर उस तरह की फिल्म बनी नहीं है। मतलब वो टैरेंटिनो के भी बाप वाली फिल्म है। एक्चुअली मुझे हॉलीवुड इतना पसंद नहीं है जितना मुझे ईरानियन जो जो सिनेमा है। हाँ। उनके इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनकी सिनेमा में। मैन एंड वुमन कैन नॉट टच, किसिंग तो छोड़ो, हाथ नहीं लगा सकते, यू कांट इवन होल्ड हैंड्स। थिएटर को एक एमेच्योर एक्टिविटी माना जाता है। बोलते हैं भाई मैं नाटक कर रहा हूँ, भाई पास भिजवा दो तो आ जाएंगे। तो पिक्चर देखने जाते हो तो टिकट खरीद के जाते हो ना। केवडी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म एल्बम्स टू एवर कम। मतलब अनुराग कश्यप जी खुद कह चुके हैं शायद कि द फिल्म इज नथिंग विदाउट अमित त्रिवेदीज म्यूजिक। मुझे बुलाया, बोला इधर आके करो। हमने अपना सेट वेट लगा दिया। थोड़ी देर बाद बोल रहे अरे पंडाल किधर गया। मैंने बोला हमारा शो है। बोला नहीं भाई साहब, ये तो शादी का हमने पूरा लगाया था, आपने हमारा कुर्सियां उर्सियां हटा दी। सो वेलकम जैमिनी सर ऑन चलचित्र टॉक्स। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बातचीत के लिए। हम काफ़ी एक्साइटेड है आपसे ढेर सारे रिकमेंडेशंस लेने के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले किताबों की रिकमेंडेशंस के साथ। ऐसी किताबें जिनका आपके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा हो। मेरी जो रीडिंग टेस्ट है वो बड़ी मतलब वाइड है। तो मुझे बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की पसंद आती है। किसी जमाने में मैं फिक्शन बहुत पढ़ता था। बचपन में मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, इंद्रजाल कॉमिक्स, अमर चित्र कथा। उस वक्त क्या है, रेलवे मतलब ट्रेन से ही जाते थे सब जगह। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे एच व्हीलर रहा करता था। तो वहां पे कॉमिक्स का भंडार रहता था। वॉल्ट डिज्नी भी रहता था, फैंटम, मैंड्रेक या फ्लैश गॉर्डन, ये सब। फिर जो बचपन में सीबीएसई की वजह से द रीडर्स वर वेरी गुड। सो आपको जो भी अंग्रेजी और हिंदी के रीडर्स मिलते थे उसमें बड़े अलग अलग तरीके के मिलते थे राइटर्स। तो विच देन लेटर ऑन इन लाइफ व्हेन आई मतलब एजुकेशन खत्म हो गया, उसके बाद मैंने अपने रीडर बचा के रखे थे। निकाला तो देखा, अरे चलो इस राइटर की पढ़ता हूँ, उस राइटर की पढ़ता हूँ। तो राहुल सांकृत्यायन करके एक राइटर थे जो उस जमाने में मतलब बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। जिस जमाने में ट्रैवलिंग एंड देयर वाज नो इंस्टाग्राम एंड इट वाजंट फैशनेबल, ही हैड मेड अ थिंग अबाउट राइटिंग ट्रैवलॉग्स। फिर कॉलेज में तो अनफॉर्चुनेटली मैंने इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स किया, हालांकि मेरी रुचि हमेशा एक्टिंग की तरफ थी, आर्ट्स की तरफ थी। आजकल मैं बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ रहा हूँ कुछ पिछले 2-3 साल से। तो माइल्स डेविस हैं, बहुत मतलब आई कंसिडर हिम द ग्रेटेस्ट जैज म्यूजिशियन एवर। ट्रम्पेट बजाते हैं एंड ही हैज असेंबल्ड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट जैज बैंड्स एवर। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, वो मैं पढ़ रहा हूँ इस बार, बहुत इंस्पायरिंग लगती है। तो और बाकी मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। तो अलग अलग कुछ पंजाब के ऊपर था। फिर अभी मैंने वो मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ी सलमान रश्दी की। फिर पार्टीशन पे वो कौन सी है किताब, फ्रीडम एट मिडनाइट, वो मैंने पढ़ी रिसेंटली। कुछ भी मतलब फेसबुक पे भी अगर आर्टिकल्स आते रहते तो जहां कहीं भी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का जिक्र होता है मैं अपने आप उसकी तरफ चला जाता हूँ। आर्थर मिलर जो बहुत महान अमेरिकन प्ले राइट है, उनकी मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हुई है। फिर मुझे ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। अकॉर्डिंग टू मी द ग्रेटेस्ट ग्राफिक नॉवेल, मैं मतलब सारी तो नहीं पढ़ी है लेकिन एक माउस करके ग्राफिक नॉवेल है विच वन द पुलिट्जर प्राइज। जी हाँ। एंड इट इज द ओनली ग्राफिक नॉवेल टू एवर विन अ पुलिट्जर प्राइज। 1964 में लिखी गई थी। इट्स अबाउट द हॉलोकास्ट। तो ये है। Yeah. फिर सारनाथ बैनर्जी का द बार्न आउल्स वंडरस केपर्स। फिक्शन में मुझे वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बेहद पसंद है। क्या उन्होंने पूरा एक यूनिवर्स जमाया है अपनी इमेजिनेशन में से, और वो क्रेडिबल लगता है। बिल्कुल। वो जिन चीजों की बात कर रहे हैं, देन द फिल्म्स हैव आल्सो समहाउ, मतलब फिल्म्स में काटना पड़ता है मटेरियल, बट वन ऑफ द फ्यू रेयर फिल्म्स व्हिच हैव एक्चुअली डन जस्टिस टू द बुक्स। और फिल्म सर कुछ हम अगर यात्रा वृत्तांत पर बात कर पाए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जॉनर है जिसका आपने शुरुआत में भी जिक्र किया ही था एक किताब के साथ। पर या अगर कोई और ऐसी किताबें आपके ध्यान में अगर हो तो उसके बारे में भी बता सकते हैं आप। भाई चाइनीज ट्रैवलर्स इतने सारे आए थे। अब ये सारा ना मैंने काफी सालों पहले पढ़ा है। तो all these chronicles, and even now when people like Instagram पे also, now it has, even though it is a visual medium, when people put their stories on Instagram and it is more about the location and less about the location being in the background and the person being in the foreground. तो ऐसे मुझे I like following. I watch a lot of नॉन फिक्शन। तो जो जैसे ट्रैवल शोज होते हैं या हम्म। नैट जियो है, तो मुझे नेचर से बड़ा मतलब आई एम फैसिनेटेड बाय व्हाट वी कॉल नेचर। तो उस तरह से मैंने एक बच्चों का नाटक भी लिखा था बहुत पहले, व्हेन द टाइगर वाज इन डेंजर ऑफ गोइंग एक्सटिंक्शन इनटू एक्सटिंक्शन। तो इंडियन एक्सप्रेस में ये रोज ऑलमोस्ट काफी वक्त तक एक आर्टिकल आता था, क्योंकि सरिस्का से सारे गायब हो गए थे टाइगर। तो तब से जो हम्म। उन्होंने भांडा फोड़ा, तो बच्चों का एक नाटक लिखा था मैंने। तो उसके बाद मैं जब भी मौका मिलता है, आई
go, I travel to national parks. काजीरंगा में गया तो मुझे ऐसा लगा मैं और ही किसी एरा में, किसी दुनिया में चला गया हूँ। बोरीवली नेशनल पार्क तो मैं कहता हूँ इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि इतने बड़े शहर के बीच में अभी भी 103 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, जहाँ से तेंदुए भाग भाग के निकलते हैं। यूनिक है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि इस तरह का कुछ नेशनल पार्क। बीच में ऊटी शूटिंग करने गया था, एमए की एक वेब सीरीज थी, तो वहां पे पास में 4-5, तो एक दिन मिला कुछ ब्रेक शूटिंग से, तो मैं भाग गया, मैं चला गया मुदुमलाई जाके, मैंने देखा थोड़ा बहुत जो भी एक दिन मिला उसमें देखा। सो ट्रैवल इस तरह का विच इज नॉन ग्लैम ट्रैवलिंग, वेयर आई गेट टू मीट पीपल, वेयर आई गेट टू ईट लोकल फूड, कि मुझे तो लगता है कि खाना खाना इज द मोस्ट डायरेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग टू एनी कल्चर। आप उसको लिटरली अपने अंदर ले रहे हैं। इट्स नाइस बिकॉज ट्रैवल से क्या है ना, आपका दिमाग खुलता है, आप थोड़े दूसरे, आपका यू गो कम आउट ऑफ योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग विद इन योरसेल्फ ऑल द टाइम। सो आई एंजॉय दैट। ये जो अभी आपने बात करी उसके साथ 2-3 डायमेंशन एक साथ ऐसे खुल रहे हैं कि जी अगर हम ट्रैवल रिकमेंडेशंस आपसे लेना चाहे, 1-2 नाम तो आपने बता ही दिए, पर हाँ साथ में अगर वो लिस्ट पे अगर आगे जाना चाहे तो वो, उसके साथ साथ जो आपने शोज की बात करी कि ऐसे शोज हाँ जो नेचर से कनेक्टेड हो, तो एक और हाँ। एक लिस्ट जो हमारे पास बन के आती है वो ये है कि अगर आप ऐसे शोज हमें कुछ बता पाए जो आपके फेवरेट रहे हो। फेवरेट शोज तो कभी भी अगर टाइगर का कोई प्रोग्राम आ रहा है तो आई एम हुक्ड, वेदर इट्स नैट जियो, वेदर इट्स डिस्कवरी, बिकॉज देयर इतना सारा मटेरियल है। एंड दिस में साउंड फनी, लेकिन एक टॉप गियर नाम का शो आता था विच इज नथिंग टू डू विद वाइल्ड लाइफ, इट्स अबाउट ऑटोमोबाइल्स, और उसको भी मैं चार्ट डालता था बिकॉज इट वॉज वेरी फनी, वेरी इरेवरेंट। वो एक लैम्बोर्गिनी को लेके उसको ठोक रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। सो दे आर बेसिकली टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ इंजीनियरिंग, ऑफ साइंस, इन अ वेरी फनी, वेरी ह्यूमरस वे। जैसे एक डॉक्यूमेंट्री है पन्ना के ऊपर है, टाइगर्स ऑफ द एमरल्ड फॉरेस्ट। ऐसे बहुत सारे, इट्स डिफिकल्ट। मैं मुझे जो ओशंस के बारे में, वेल्स के बारे में, या छोटे छोटे श्रिम्प्स होते हैं उनके बारे में, मतलब जितना हमें लैंड पे दिखता है उससे 10 गुना ज्यादा तो अभी हमने देखा ही नहीं है। मतलब हम्म। पानी के नीचे इतनी लाइफ है, वी आर नॉट इक्विप्ड टू एक्चुअली स्टडी दैट लाइफ। तो हमें तो अभी तो बहुत, मतलब और पता नहीं कितने 100 साल, 200 साल, 300 साल लगेंगे टू अराइव इवन एट 10% ऑफ दैट नॉलेज। तो मुझे इस तरह का बहुत फैसिनेशन है। आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करता हूँ, तो शहर में काम करने के बाद थोड़ा इधर उधर कहीं जाके थोड़ा नेचर में बैठ लिए, थोड़ी एक कहीं किसी पुराने से पब में जाके एक बियर मारी और फिर घूमने निकल गए उधर कोई म्यूजियम। तो मैं स्ट्रासबर्ग में था, शो करने गया था, फ्रांस में है। यू विल बी अस्टोनिश के छोटे से छोटे शहर में भी एक म्यूजियम होगा जहाँ पे आपको कोई ना कोई बड़ा वर्क ऑफ आर्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो उस हम्म। म्यूजियम में है 100 साल से, 50 साल से, 70 साल से। अब वो बीबीसी पे एक बहुत फनी मॉक्यूमेंट्री आ रही है, कंक ऑन अर्थ नाम की। जैसे डेविड एटनबरो बात करते हैं ना एकदम सीरियसली, और जैसे वाइल्ड लाइफ के बारे में या अर्थ के बारे में बात करते हैं, एक्चुअल एक्सपर्ट्स बैठते हैं उसके सामने, स्कॉलर्स बैठते हैं, रिसर्च वाले लोग बैठते हैं, साइंटिस्ट बैठते हैं, उनसे एकदम स्ट्रेट फेस वो एकदम वाहियात सवाल पूछती है। ऑल द क्वेश्चंस आर रूटेड इन हिस्ट्री, so the हम्म। history is not wrong, it's just her take on history. हाँ। And then how those experts are, मतलब ये कैसा सवाल हुआ, you know? यस 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 So यस। it's British humor at its best, but you also get to travel through history. The history is true, it's just her take on it which is so funny. फिर बीच में मुझे क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज का अचानक, सीरियल किलर देखने लगा, सीरियल किलर में फिर मैंने 8-10 देखी तो मेरा थोड़ा दिमाग हिलने लगा, तो मैंने कहा लेट मी टेक अ ब्रेक, यू नो। हम्म। इट फैसिनेट्स मी कि जैसे हम और आप जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं, और किसी का दिमाग बिल्कुल 180 डिग्रीज ऑपोजिट कैसे चल सकता है, हाउ इज द बाउंड्रीज ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। और वो जैसा, इट्स नॉट इवन हॉरर, हॉरर इज अ जॉनर, ये तो रियल हम्म। लाइफ है, यू नो। तो इस तरह की मुझे बहुत बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो तो मैं क्राइम बहुत। डॉक्यूमेंट्रीज या क्राइम शोज में आपकी अगर फेवरेट लिस्ट के बारे में हम बात कर पाए तो? भाई एक तो माइंड हंटर बहुत अच्छी बनी थी, विच इज अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ व्हाट द एफबीआई डिड। वो एक सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ सीरियल किलर्स था अमेरिका में, which was caused by a lot of social factors. कि बहुत सारा हिचहाइकिंग होता था 60s, 70s, 80s. Also there was a rapid urbanization. उसमें हम्म। फिर law and order is always an issue. यस। ट्रैवलिंग विद इन, तो उस तरह से तो जैसे जितने भी माइंड हंटर के सारे क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर नेटफ्लिक्स पे और वगैरह इंटरनेट पे भी, और टेड बंडी है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। एक और था, क्या नाम था उसका, जॉन वेन, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है। ही वॉज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ सोसाइटी, ही हैड अ वाइफ, ही हैड चिल्ड्रन,
and absolutely normal guy, successful guy. कैसे, how, you know, this aspect of human nature is fascinating. जैसे रमन राघव पे भी पिक्चर बनी है, स्टोन मैन पे बनी है, वो भी देखी मैंने. I'm not saying that I'm a parasite as an actor who wants to feed off all this, but आपको अच्छाई तो है ही दुनिया में, लेकिन बुराई भी है. और ये देखते हैं आप तो आप थोड़ा हिल जाते हैं, आपका दिमाग फट जाता है, खुल जाता है. तो इस तरह की ऑफ बीट चीजें मुझे राइट सर. पसंद है. हाँ. ऐसे ऐसे कोई इंडियन शोज जो आपको बहुत पसंद आए हो, जो क्राइम के जॉनर में हो, ऐसे कोई? दिल्ली क्राइम अच्छा था, सीक्रेट गेम्स अच्छा था. फिर शी, और शी की जो एक्ट्रेस है अदिति पोनकर, आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस टू कम आउट इन रीसेंट इयर्स. विजय वर्मा तो करते ही हैं अच्छा काम. क्राइम फिल्म में मैं कहूंगा वासेपुर इज इज मतलब वो उस तरह की फिल्म बनी नहीं है. मतलब वो टैरेंटिनो के भी बाप वाली फिल्म है, और वो रियल है, वो रूटेड इन रियलिटी है, पर उसको यस. इतनी अच्छी तरह बना पाना. क्या है ना कि कभी कभार आप जब कोई चीज रियल बनाना चाहते हैं तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहती, स्पेशली इफ यू आर फिक्शनलाइजिंग समथिंग. इट शुड बी वॉचेबल, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, एंड इट शुड बी रियल एट द सेम टाइम. तो वासेपुर मुझे बहुत पसंद है. फिर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी रजनीश के ऊपर, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, जिसमें हाँ. अलग अलग तरह के लोगों के ओपिनियंस. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ क्राइम डॉक्यूमेंट्री, but different points of view, you know, about the same situation, about the same person. ब्रेकिंग बैड मेरा बहुत फेवरेट है, हम्म. हालांकि पुरानी सीरीज है, बट हम्म. आई थिंक दैट डिफाइंड द जॉनर ऑफ एब्सोल्युटली. ऑफ हाँ. वेब सीरीज एंड ऑल्सो क्राइम. और वो इतनी डार्क है वो, विदाउट बीइंग ऑब्वियसली डार्क, क्योंकि उसमें जो भी बंदा या बंदी कुछ कर रही है, उसका उसके पास कोई justification है. आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली, आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस. तो एक तरह से वो मॉडर्न सिविलाइजेशन पे एक कटाक्ष है. मतलब खाना पीना छोड़ के मैंने जो बिंज वॉच मारा उसको, मैंने कहा इस तरह से आप कहानी को फैला के इस तरह से उसको वापस समेट सकते हैं, जोड़ सकते हैं. यू नो, कैम 1992 मेरी फेवरेट, हालांकि मैंने उसमें खुद काम किया हुआ है, बट इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम सीरीज. यू नो, इट इज अबाउट कॉर्पोरेट क्राइम. उसमें कुछ बहुत कम गाली गलौज है, वायलेंस इज ऑफ अ वेरी सटल काइंड, एंड इट इज लुकिंग एट वन पर्सन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. कि कुछ लोगों के लिए वो हीरो है, लाइक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है. कुछ लोगों बिल्कुल. के लिए वो हीरो है, कुछ लोगों के लिए वो विलन है, कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली उसकी वजह से, कुछ लोगों के भाग खुल गए, कुछ लोग बर्बाद हो गए. ही वॉज मेड अ स्केपगोट. देयर वर मेनी बिगर नेम्स, पर ये आदमी फ्लैशी था, इसके पास 30 गाड़ियां थी, पेंट हाउस था वर्ली में, है ना. तो इट्स इन जिसको मोरालिटी टेल कहते हैं ना, हाँ जी. कि इससे कुछ सीखो, उस तरह का. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. फिर अभी मैंने फराज देखी. इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन टू मेक, यू नो, और वेरी करेजियस फिल्म. अनुभव सिन्हा भी जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, या अंचल मेहता पिछले 5-6 सालों में जिस तरह का काम कर रहे हैं, अलीगढ़ है, शाहिद है. एक मैंने फिल्म देखी अभी, द टेनेंट नाम की, बड़ी स्वीट सी, सिंपल सी. सुबह का एक शो लगा था उसका. शमिता शेट्टी और एक यंग लड़का है, वो आती है, और शी इज अ टेनेंट, और सब गॉसिप करने लगते हैं उसको. बिंदास लड़की है, शॉर्ट्स पहनती है, ये करती है, वो करती है, उसके घर में दोस्त वोस्त आते हैं. इट इज अ टेक ऑन मोरालिटी, इट इज अ टेक ऑन सोसाइटी. यू नो, कि एक कोई अगर बंदी, तो ऑटोमेटिकली कैसे वो XYZ लेबल हो जाती है. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट सिंगल वुमेन फेस अ लॉट. बंबई तो फिर भी ठीक है, क्योंकि थोड़ी लिबरल सी जगह है, यहाँ पे लोग काम से काम रखते हैं. women आर रिलेटिवली सेफर एंड फ्री टू डू देयर थिंग. रात को 2-3 बजे भी ऑटो पकड़ के घर जा सकती हैं. लेकिन ये जो एक सोच है इस तरह की, वो दैट दैट आई लव. फिर मैंने एक फ्रेंच वेब सीरीज मुझे बेहद पसंद है, कॉल माई एजेंट. फ्रांस में, अब्रॉड वेस्ट में, एन एक्टर कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ गुड एजेंट. एजेंट आपको कास्टिंग एजेंसी से कांटेक्ट रख के आपको ऑडिशंस दिलाते हैं, आपको डायरेक्टली फोन्स नहीं आते हैं ऐसे. अब यहाँ पे स्लोली दीज एजेंसीज हैव कम अप, you know, but they're called talent management agencies. And every episode had a superstar of either French cinema और कभी कभार हॉलीवुड से कोई आ जाता था. सो हर एपिसोड की एक फोकस कहानी है, लेकिन रनिंग कैरेक्टर्स हैं which is running around the work that has happened in this casting agency and how hard they are working, and it's an insider's view of the industry, and it is so humorous, it is so touching. उनकी सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है,
एक्चुअली आई एम स्लाइटली पार्शियल टू क्योंकि फ्रेंच सिनेमा बिकॉज दे हैव एन ईज ऑफ टेलिंग, वो हर चीज को ज्यादा अंडरलाइन नहीं करते हैं। तो फ्रेंच सिनेमा पे सर अगर आपके कोई फेवरेट फिल्म्स या डायरेक्टर्स के बारे में अगर बात कर पाए तो? यार इतने हैं, पूरा न्यू वेव है आजकल तो, मतलब मैं इतना आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, पर जो मतलब गोदाद है, ट्रूफो है जिन्होंने द 400 क्लोज बनाई है, फिर उन्हीं के जो उस वक्त के समकालीन है सब, फेलिनी है, स्पिलबर्ग है, किजलोव्स्की है, लुई बुनुएल। तो एक्चुअली मुझे हॉलीवुड इतना पसंद नहीं है जितना मुझे ईरानियन जो जो सिनेमा है, हाँ। कियारोस्तामी है या मजीदी है, और वो तो नॉन एक्टर्स को लेकर उनके इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनकी सिनेमा में। आप रोमांस नहीं दिखा सकते हैं, आप मैन एंड वुमन कैन नॉट टच, किसिंग तो छोड़ो, हाथ नहीं लगा सकते, यू कांट इवन होल्ड हम्म। हैंड्स। एक तरह से डॉगमा सिनेमा ही हो गया ना, आपके ये रूल्स हैं, जैसे डॉगमा के 5-6 जो रूल्स होते हैं कि हैंड हेल्ड होगा कैमरा, सिर्फ नेचुरल लाइटिंग होगी, XYZ जो भी होगा। जैसे श्याम बेनेगल साहब ने जो फिल्में बनाई इन द 70s, अभी भी 50 सालों से वो बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ही इज टेलिंग हिज स्टोरीज विद कंप्लीट इंटेग्रिटी, विद कंप्लीट काइंड ऑफ, एक वो साधना करते हैं। कुरोसावा है, ये सारे दीज आर द लेजेंड्स फ्रॉम विच सिनेमा काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम साइलेंट टू हॉलीवुड, और हॉलीवुड से थोड़ा सा निकला बाहर सिनेमा। जैसे हमारे इंडियन सिनेमा में भी हम बातें बहुत करते हैं, आई ट्रूली बिलीव सिनेमा इज अ मीडियम ऑफ साइलेंसेस, कि जब जरूरत हो तब बात करें, क्या बात है। वरना वरना विजुअल मीडियम है, पॉज को होल्ड करें थोड़ा, डायरेक्टर्स मीडियम है, राइटर्स मीडियम है, और वो कैमरा है जो मतलब जादू करता है, बिल्कुल, अभी मैंने जस्ट अभी कल ही परसोना देखी और उसका जो कैमरा वर्क है वो मुझे लगा कि कितने आला हाँ, दर्जे का है वो। और वो एक्टर फ्रेंडली है, वो स्टोरी हाँ। फ्रेंडली है, वो नॉन अटेंशन सीकिंग है। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या, आप जब दोबारा फिल्म को देखेंगे उसको स्टडी करने के लिए कैमरा को, तो आपको लगेगा अरे मुझे मैनिपुलेट कर गया कैमरा और मुझे पता भी नहीं चला। जैसे टार्कोव्स्की की फिल्म्स हैं, उनकी एक साइंस फिक्शन फिल्म है जैसे स्टॉकर है या हम्म। एंड्रे रूबिलेव है, यू वोंट इवन रियलाइज व्हेन द कैमरा हैज डन इट्स मैजिक, how it has subtly manipulated your thought, your emotions, your feelings, your involvement with the film, your involvement with the scene. I think that is great filmmaking. अपनी तरफ ध्यान आकर्षित ही ना करे, इनविजिबल जो क्राफ्ट होता है ना, हम्म। तो सर उस तरह ऐसी का। कोई फिल्मों के नाम, मतलब जैसे हमने ईरानी डायरेक्टर्स के बारे में बात करी या गोदार्द के बारे में बात करी, तो उनकी आपकी पसंदीदा फिल्मों की अगर कोई लिस्ट या ऐसा कुछ अगर आपको एक याद फिल्म आ है रहा हो? माई लाइफ टू लिव, आई थिंक गोदाद की है, और बड़ी ही रैंडम फिल्म है, और शुरू होती है और वो फिल्म की हीरोइन है लेकिन कैमरा उसके सर के पीछे है, और वो बात करे जा रही है, बात करे जा रही है, बात करे जा, और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं खटका कि मैं इसकी शक्ल क्यों देखूं। हम्म। मुझे नहीं लगा कि नहीं द वॉच, बिकॉज ही इज रीअरेंजिंग योर आइडिया ऑफ हाउ अ स्टोरी कैन बी टोल्ड, और ये आप सिनेमा में ही कर सकते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ सिनेमा, कि आप उसको री इन्वेंट कर सकते हैं बार 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 बार, और फिर वो चलती है, वो स्ट्रगल करती है, और कुछ नहीं है, बस उसकी डे टू डे लाइफ चल रही है, एंड बड़े रैंडम तरीके से एट द एंड ऑफ इट शी गेट्स मर्डर्ड ऑन द स्ट्रीट्स। हाँ जी। ये एना करीना की विवरे सविये की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, उसका फ्रेंच नाम विवरे सविये है, ऐसा कुछ शायद से। हाँ, यस। हाँ, और एंड में उसका मर्डर हो जाता है, मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि उसमें इतना स्लाइस ऑफ लाइफ में क्या है, आप घुसते हैं अपने कैरेक्टर्स में, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको खोल रहा है वो। जैसे आप अगर टार्कोव्स्की की पिक्चरें देखेंगे, आप बार बार सोचेंगे कि क्या इसका मतलब क्या है, हर बार आपको नया मतलब मिलेगा। तो फॉर हम्म। मी अ ग्रेट ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट इज के आप 20 लोग एक पिक्चर देखने गए साथ में, या 10 लोग साथ में पिक्चर देखने गए, गुड फिल्म इज वन वेर एवरीवन कम्स एंड अग्रीज कि भाई ये अच्छा था, वो अच्छा था, ये मुझे अच्छा लगा, हाँ मुझे भी अच्छा लगा। अ ग्रेट फिल्म, ब्रिलियंट फिल्म इज व्हेन 10 पीपल कम आउट एंड डिसएग्री कि यार ये था नहीं बे, ये नहीं था, हम्म। ये था, अच्छा ये था क्या, नहीं यार क्या बात कर रहा है, चलो दोबारा देखते हैं। और हर बार आप देखते हो और हर बार आपको कुछ नया मिलता है। जैसे कुरोसावा ने शेक्सपियर की काफी पिक्चर, किंग लियर की उसने फिल्म बनाई है, मैकबेथ पे फिल्म बनाई है, और अपने जापानीज एक्टर्स को लेके उसने फिल्म, जिसके ऊपर सेवन, मैग्निफिसेंट सेवन और शोले बनी है, वो ओरिजिनली योजिम्बो है। सेवन सामुराई फिल्म है जो बाद में जो पूरा वेस्टर्न का जो जॉनर आया, वो जापान से आया है एक्चुअली। ये जापानीज फिल्म्स के कुछ नाम और ईरानी सिनेमा के कुछ ऐसे नाम अगर आप लिस्ट कर पाए। टेस्ट ऑफ चेरी नाम की एक फिल्म है हम्म। कियारोस्तामी की, फिर बच्चों के ऊपर कलर्स ऑफ हेवन करके, एक अंधा बच्चा है और वो इतना गरीब परिवार है, जैसे वो हैंसल एंड ग्रेटल नाम की एक एक फेरी टेल है ना, कि एक बच्चा है, एक बच्ची है, उनके माँ बाप हैं, जर्मनी में एक जंगल के पास रहते हैं, वो इतने गरीब हैं
कि माँ बाप को डिसाइड करना पड़ा। और ये जर्मन फेरी टेल में ही ऐसा हो सकता है, ग्रिम फेरी टेल ही ऐसा सोच सकते हैं। तो उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि दो ही लोग बच सकते हैं। तो अगर माँ बाप जंगल में जाके अपने आप अपनी कुर्बानी देते हैं तो बच्चे तो वैसे ही मर जाएंगे। हम्म। तो इसलिए बच्चों को जंगल में छोड़ देते हैं। और फिर वो बच्चे हर बार कैसे वापस आते हैं, वो कुछ ट्रेल छोड़ते हैं अपनी, ये वो। अब आप सोचने जाओ कि कैसे कोई चार लॉजिकली बैठ के किसी ने कैसे तो उसी तरह से इस ईरानियन फिल्म में भी एक अंधा बच्चा है एंड ही इज अ बर्डन टू द फैमिली, और उसका बाप उसको जंगल में छोड़ने ले जा रहा है और बच्चा उससे बड़े इनोसेंट से सवाल पूछे जा रहा है, और सच में अंधा एक्टर लिया है ओके। किरस्तानी ने। और आपका दिल पसीज जाता है और आपको पिता की भी मजबूरी दिखती है। मतलब वो हम्म उस तरह की जो गरीबी है, उस तरह की जो मजबूरी है, पर कहीं भी आपको मतलब ऐसा कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और ये चल रहा है और वो चल रहा है और जंगली जानवर दिख गया और कोई जंप कट और कोई स्कैर जैसे हॉरर पिक्चर, कुछ भी नहीं है। बस दूर से एक जंगली जानवर की आवाज आती रहती है। देखिए, एंडिंग नहीं बताऊंगा, जी, फिल्म देखिए आप। एक फिल्म है बिल्कुल। क्यूरासिटी की जिसमें एक बंदा है, ही इज ड्राइविंग अराउंड आउटसाइड तेहरान एंड ही सेज कि मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूँ, उसके बाद आप मुझे दफना दीजिए। और वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं और सब मना करते हैं, बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूँ। एक तो इट इज इन रिलीजन इट इज हराम टू किल योरसेल्फ, और उसके उसका बैकड्रॉप है कि ये आदमी अंदर से खाली है और वो खुद को किल करना चाह रहा है। और the backdrop is the outskirts of suburban Tehran which are fully under construction। तो अपने जो जेसीबी होता है ना, उस तरह का जेसीबी जमीन को खोद रहा है। मतलब आपको दिख रहा है कि एक तरह का जो एक जो टर्मोइल है वो एक्सटर्नल भी हम्म है, सोसाइटी में भी ये चल रहा है सब, और इस बंदे के अंदर भी लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि इन दोनों को जानबूझ के जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। हम्म। दैट इज द पावर ऑफ सिनेमा, कि बहुत सारी चीजें आप एक साथ कह गए और फिर हम बैठ के दोस्त बहस करेंगे कि नहीं यार चल दोबारा देखते हैं पिक्चर। बाकी ट्रेनिटी की हम। जैसी फिल्में हैं, हम्म वो एकदम अपनी फैंटास्टिकल को दुनिया बनाते हैं लेकिन उसको इतना कन्विंसिंगली पुल ऑफ करते हैं। ला डॉल्चे वीटा देख लो, उनकी पुरानी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं, या सैटिरिकॉन जैसी फिल्में बनाते हैं वो, या रोमा जैसी उसमें सटायर करते हैं, वो खुद का ही मजाक उड़ाते हैं। इटालियन सोसाइटी का बेसिकली इतना अच्छी तरीके से सटायर बनाते हैं वो। I'm a huge fan, and again stretching the boundaries of cinema, you know, इन लोगों ने जो फैलाया सिनेमा को, उसकी बाउंड्रीज को स्ट्रेच किया, उसके बाद सिनेमा वाज नेवर द सेम। तब तक एकदम मोस्टली लीनियर स्टोरी टेलिंग, ये वो ऐसा, और एक स्टाइल ऑफ एक्टिंग। 8.5 फिल्म है फिल्मी की, विच इज अबाउट अ फिल्म मेकर हु इज फेसिंग क्रिएटिव ब्लॉक। उसके पास प्रोड्यूसर है, उसके पास एक्टर आ गए हैं, वो सेट पे है, आउटडोर लोकेशन पे है, उसकी मिस्ट्रेस पहुंच गई है, उसकी बीवी पहुंच गई है, ऑल दी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर ट्राइंग टू डू पॉलिटिक्स विद हिम कि मेरा रोल बढ़ा दो, और पूरी फिल्म क्रिएटिव ब्लॉक के बारे में। लेकिन आप क्रिएटिव ब्लॉक पे इतनी अच्छी फिल्म कैसे बना सकते हैं? इट्स अबाउट फिल्म मेकिंग, इट इज अबाउट द हम्म प्रोसेस ऑफ बीइंग अ फिल्म मेकर, ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। 8.5 is one of my absolute favorite films. It's a film on cinema. हम्म। Not easy to make films on cinema. ऐसी हाल ही में मैंने एक देखी थी अडेप्टेशन। वो भी काफी Yeah. हद तक यही कन्फ्लिक्ट पर हाँ बात करते हाँ। हैं। चार्ली कॉफमैन जो है उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, और ओके। कहानी भी एक तरीके से उसी पर है कि कॉफमैन ओके। कोशिश कर रहे हैं कि एक स्क्रीन प्ले लिखना है। एक स्टोरी तो उन्हें मिल गई है, पर अब उस स्टोरी हाँ, को कैसे कन्वर्ट करें हम बुक से फिल्म में, और उसकी जो जैसे पूरी बर्डमैन स्ट्रगल भी है। रहती है। बर्डमैन इज ऑल्सो सच अ लवली फिल्म। इट्स अबाउट एन एक्टर, इट्स अबाउट द थिएटर, पर वो उस थिएटर में एक सो कॉल्ड सक्सेसफुल एक्टर फंसा हुआ है हाँ। उस सिचुएशन। वो बर्डमैन के लिए फेमस है सिर्फ, और वो उस फेम से उसको तकलीफ है। वो और कुछ करना चाहता है लाइफ में, लेकिन सब लोग उसको कह रहे हैं कि यू आर अ बैड एक्टर, यू जस्ट समवन हु गॉट लकी, यू आर अ वन हिट वंडर। हम्म। अब उसका ईगो और उसका जो भी पैशन है वो उससे कहना चाह रहा है कि नहीं, आई वांट टू प्रूव पीपल रॉन्ग, एंड ही हैज टू शूट हिज ब्लडी नोज ऑफ इन द एंड। जैसे इंग्लोरियस बास्टर्ड्स भी है, रियल सिचुएशन है, पर उसको कितना अच्छी तरह से हाउ ही काइंड ऑफ मेक्स एन ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज द काइंड ऑफ हॉलीवुड दैट आई लाइक। यू नो, अभी मैंने वो बैंशीज ऑफ इनिशरिन देखी, सच अ ब्यूटीफुल फिल्म है। इतनी स्लो, 6-8 कैरेक्टर्स हैं, आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप वो गांव में बैठे हो, you are one of the neighbors who's sitting in that small little town where everyone knows everyone। और अगर दो दोस्त बात करना बंद कर दें आपस में, तो उस गांव के 50 लोगों के लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अपने जैसा नहीं ना, बम्बई में क्या है,
एक हफ्ता भी आपने हमने बात नहीं की तो ठीक है, एक मैसेज भेज देंगे। लेकिन वहां पे जब 50 लोग का गांव है और वो दे लिविंग ऑन एन आइलैंड एंड अक्रॉस इट इज अपॉर्चुनिटी, इसलिए जिस तरह से लोग बंबई आते हैं ना। तो सर फिल्म्स की तो एक बड़ी अच्छी सी लिस्ट हमें मिल गई, आपने पूरे वर्ल्ड सिनेमा पर ही बात कर ली। हाँ पर अगर अभी भी ऐसी कोई फिल्म्स जिसके नाम आपको याद आ रहे हो कि जो इंडियन सिनेमा से, या कोई ऐसे नाम जो आपको जस्ट लिस्ट में ऐड करने रह जा रहे हैं, या फिर हम उसके बाद फिल्म से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ भाई, अभी क्वर्की फिल्म मेकर्स जैसे मैंने कहा आई लाइक, तो एक क्यू करके हैं, बंगाली फिल्म्स बनाते हैं बड़ी, मतलब उनकी फिल्में रिलीज नहीं होती है, उनको आर रेटिंग मिलती है। उन्होंने गांडू नाम की एक फिल्म बनाई है आई थिंक कहीं पे इट्स ऑन वन ऑफ द स्ट्रीमिंग चैनल्स। ताशेर देश करके उन्होंने फिल्म बनाई है। फिर जो बंगाली पुराने मास्टर्स हैं, रे हैं, ऋतिक घटक हैं, इनका सिनेमा मतलब अब लगता होगा कि नहीं, बट आई वॉच देम एज अ बॉडी ऑफ वर्क, यू नो, कि देख के उनकी स्टाइल, उनके किस तरह के प्रीऑक्यूपेशंस थे, वो सब समझ में आता है। बिमल रॉय का सिनेमा है व्हेन स्टोरी वाज किंग, उस जमाने की 50s की है हम्म। जो सारी कहानियां हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के मतलब प्रोडक्शन वैल्यूज क्या है, लेकिन वो कहानी इतनी अच्छी तरह से कह पा रहे हैं। यू नो, ही इज बीइंग एबल टू टेल द स्टोरी। इवन राजकुमार हिरानी हम्म। अपनी कहानी जो भी चूज करते हैं वो उसको अच्छी तरह से एक लेजरली पेस से कहते हैं। अनुराग कश्यप सिनेमा, लोग हंसेंगे लेकिन मुझे उनकी फेवरेट फिल्म नो स्मोकिंग लगती है। और मैं गया था तो सिनेमा हॉल में 4 लोग थे, कोई तब मल्टीप्लेक्स आई थिंक खुले ही खुले थे, और 4 लोग थे जिसमें से मेरे साथ जो देखने आई थी वो थी, उनको समझ में नहीं आ रही थी, मुझे पसंद आ रही थी, और बाकी जो 2 लोग थे वो फिल्म को शुरू से एंड तक गाली दे रहे थे। बट आई कुड अंडरस्टैंड द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक, दैट द फिल्म इज एक्चुअली अबाउट सेंसरशिप। हम्म। भाई हम्म। तुम्हारी उंगली काट के रख लेंगे। इट्स सच ए हम्म। सिंपल। अब उसको बड़ा उसके बाद जो नोलन जी ने पिक्चर बनाई है और ये किया और वो किया, इंसेप्शन वगैरह, सपना सपना, वो ऑलरेडी नो स्मोकिंग में है, वो जा रहा है नीचे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देख रहा है, यू नो। साउथ में बहुत फिल्में बन रही है, मुझे सारे डायरेक्टर्स के नाम, एंड आई मीन मलयालम सिनेमा जो ऑफ बीट फिल्म्स है। देयर वाज अ होल मूवमेंट इन द 70s व्हिच वाज लेफ्टिस्ट सिनेमा कमिंग फ्रॉम केरला। जॉन अब्राहम नाम के डायरेक्टर हैं, ही डाइड वेरी यंग। ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है आजकल, सिंस एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, one can actually spend a whole lifetime just watching cinema and doing nothing else, but that's not practical. तो सर सिनेमा के ये रिकमेंडेशंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं थिएटर की तरफ। तो जरूर। इसमें दो तरह की चीजों के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो ऑफ कोर्स आपके पसंदीदा ऐसे जो नाटक रहे हो उनके बारे में तो आप बताइए। उसके हम्म। साथ साथ खासकर मुंबई में या पूरे भारत में भी ऐसी कौन सी जगहें हैं जो आपको बहुत पसंद है, जहां से बहुत ही उम्दा थिएटर ऐसे मतलब आप प्रेफर करते हो कि देखने मिला है, या लोग अगर जाना चाहे तो ऐसी कौन सी जगहों पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, थिएटर के मामले में महाराष्ट्र में जितना आम जनता को थिएटर से प्रेम है, या बंगाल में जितना आम जनता को थिएटर से प्रेम है, उतना मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी और प्रांत में है। क्योंकि यहाँ पे लोग टिकट खरीद के मराठी नाटक, गुजराती नाटक, अंग्रेजी, हिंदी नाटक बाकायदा टिकट खरीद के जाते हैं। नहीं तो क्या है ना, बाकी जो इलाके हैं देश के, उसमें थिएटर को एक एमेच्योर एक्टिविटी माना जाता है। बोलते हैं भाई मैं नाटक कर रहा हूँ, अबे पास भिजवा दो तो आ जाएंगे। कि अब तो पिक्चर देखने जाते हो तो टिकट खरीद के जाते हो ना। बिल्कुल। So I feel that a few of these states like this, where work is regularly happening because it receives the support of the आम जनता। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो भी करती है ये करती है, प्राइवेट बॉडी जो भी करती है, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि वेस्ट के साथ कंपेयर करने को मतलब ही नहीं है, वहां तो वो 300 400 500 साल से इट इज अ प्रॉपर प्रोफेशन, है ना। पहले राजा महाराजा पेटर्न हुआ करते थे, फिर व्हेन द गवर्नमेंट्स केम इन, द गवर्नमेंट्स हैव एम्पल फंडिंग फॉर द आर्ट, फिर भी वो लोग प्रेप करते हैं। कि मैं जब 10 साल पहले इंग्लैंड गया था एक फेस्टिवल के लिए, तो उसके एक कुछ उस वक्त कुछ उनका बजट था, गवर्नमेंट का बजट था 5 बिलियन पाउंड, मिलियन नहीं कह रहा हूँ, बिलियन, यूके में, पाउंड, हम्म। गवर्नमेंट फंडिंग फॉर द थिएटर। उसमें कुछ 20% का कट अनाउंस किया था और कोहराम मच गया था। 5 बिलियन पाउंड के बजाय हमें सिर्फ 4 बिलियन या 4.5 बिलियन पाउंड मिलेगा फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से। आप सोच सकते हैं 5 बिलियन पाउंड क्या होता है। और हमारे देश में जिस तरह से इवन द फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट ऑफिशियली स्टिल रिकॉग्नाइज्ड, आई डोंट नो इफ देयर आर गाइडलाइंस। अगर आप किसी थिएटर ग्रुप जिस तरह से काम करता है उसको देखेंगे तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। बड़ी पैशनेटली लोग काम करते हैं, साल अपनी जिंदगी दे देते हैं, लेकिन अगर उसका कोई ऑफिशियल डेफिनेशन गवर्नमेंट करना चाहे या कोई बॉडी करना चाहे,
तो वो स्मॉल स्केल सेक्टर में भी नहीं आएगा। वो कैजुअल लेबर और उसकी डेफिनेशन जो होगी ना इकोनॉमिक्स और उसकी सोशल कंडीशन कंडीशन पर, तो इट विल कम इनटू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो सर ऐसी जगह है, जैसे आपने 2 स्टेट के नाम लिए, महाराष्ट्र और बम्बई बंगाल। में इतना थिएटर होता है, 10-12 भाषा में थिएटर होता है। ये तो मराठी में तो होता ही है, गुजराती तो एक अलग ही इंडस्ट्री है जो मतलब सालों से चल रही है, अंग्रेजी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन मलयालम में, तेलुगु में, सिंधी में, मतलब देश की कोई भी भाषा हो, कहीं ना कहीं कोई नाट्य संस्था है जो पिछले 50-70 सालों से रेगुलरली नाटक कर रही है। उन्हीं के भाषा के लोग आएंगे। माटुंगा में कहीं एक हॉल लेके उसका शो होगा, नप्पू हॉल में मैंने किए हुए शो। मुझे बुलाया, बोला इधर आके करो, हमने अपना सेट वेट लगा दिया। थोड़ी देर बाद बोल रहे अरे पंडाल किधर गया? मैंने बोला हमारा शो है। बोला नहीं भाई साहब, ये तो शादी का हमने पूरा लगाया था, आपने हमारा कुर्सियां उर्सियां हटा दी। बोले आपका शो पहले माले पे है। फिर हम अपना सामान वामान उठा के गए। तो ऐसी संस्थाएं हैं जो जो हमें इनवाइट करती है। महादेव भाई नाम का मेरा नाटक था, अब मैंने आई जस्ट ओपन न्यू थिएटर प्रोडक्शन, लघु नाम है उसका। 3 कहानियां हिंदी में और उर्दू में। तो एक कहानी है कृष्ण बलदेव वैद की, दूसरी कहानी है मानव कौल की, तीसरी कहानी है इस्मत चुगताई की। अब इसके ऑलरेडी लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि आप यहाँ आके शो करिए, हैदराबाद में शो करिए, दिल्ली में शो कब करेंगे, चेन्नई में। मैं बोला कौन बात, नहीं 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 नहीं, समझेंगे सब, प्लीज कम, वी वांट टू वॉच इट। इफ वी वांट टू फाइंड एन ऑडियंस, यू विल ऑलवेज फाइंड एन ऑडियंस। ठीक है, थिएटर में कभी भी आपको मतलब लाखों की ऑडियंस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसका मीडियम ही ऐसा है। बाकी दिल्ली में क्या है कि फंडिंग बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट फंडिंग बहुत ज्यादा है सबकी, एवरीवन हैज देयर फिंगर इन सम पाई। तो इसलिए एक बार उनको एक ग्रांट या जो भी है मिल जाता है, वो थोड़े शोज करते हैं, फिर दे डोंट डिपेंड ऑन द बॉक्स ऑफिस इतना, जो बड़े लोग हैं। सो इसलिए वहां का थिएटर भी मुझे लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा रिपीट करने लगा है, वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं आप। ऐसे कुछ नाटक के बारे में बात कर पाए जो आपके पसंदीदा रहे हो इतने समय से, और जिसे आप बार बार देखना चाहिए, आप चाहते हो कि लोग उन्हें ज्यादा देखें, तो अगर ऐसी सुनील कोई लिस्ट। चांदबाग के जो नाटक होते हैं, जैसे स्टोरीज इन अ सॉन्ग है, मैंने उनके साथ 10-12 नाटक किए हैं। लास्ट प्ले दैट आई डिड विद हिम वाज बर्ड्स हैव बीन अटर्ड। तो वो बड़े सालों से बड़े हाई क्वालिटी का कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं। फिर रामू रामनाथन है, इनके साथ मैंने 8-10 नाटक किए। इनफैक्ट मेरा जो सोलो परफॉर्मेंस है महादेव भाई नाम का, इट इज बेस्ड ऑन द डायरीज दैट महात्मा गांधी सेक्रेटरी महादेव देसाई मेंटेन फॉर 25 ईयर्स। तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल है, फिर उसका रेलेवेंस आज के इसमें क्या है, उससे बहुत सुंदर नाटक लिखा है, तो उनका काम इंटरेस्टिंग है। फिर नसीर साहब जो इस्मत चुगताई की कहानी करते हैं, घर वाली, आई थिंक इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंसेज दैट आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ। फिर हबीब तनवीर साहब का थिएटर मुझे बहुत पसंद आता था, गुजर गए कुछ साल पहले। तो वो जिस तरह का जाके और छत्तीसगढ़ के लोकल जो लोग हैं, सो कॉल्ड नॉन ट्रेन्ड एक्टर्स, उनकी जो एक अर्दीनेस है, उनका जो रूटेडनेस है, उसमें से उन्होंने सालों तक काम किया। और फिर जब मैं बहुत ही यंग था, कॉलेज में था, तो मैं सत्यदेव दुबे साहब के साथ जुड़ गया था। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ मैंने 8-10 नाटक किए, 7-8 साल काम किया। वो मेरे लिए एक तरह से सुनील चंद्रबाग, सत्यदेव दुबे, ये सब मेरी अनऑफिशियल ड्रामा स्कूल थे। तो मैंने लाइटिंग सीखी, सेट लगाना सीखा, एक्टिंग सीखी, प्रोडक्शन सीखा, डायरेक्शन के बहुत सारे फंडे मुझे वहां से धीरे धीरे धीरे। तो 8-10 साल बाद मैंने अपनी थिएटर कंपनी खोली। और पुराने लोग तो हैं ही, मतलब जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे पणिकर हैं, रतन भैया में, कन्हई लाल कुछ साल पहले गुजर गए। शहरी थिएटर में कहूंगा तो ये सत्यदेव दुबे हैं, सुनील चांदबाग है, अर्घ्या लहरी का काम, रेहान इंजीनियर नाम के एक डायरेक्टर हैं जो बहुत कम काम करते हैं, लेकिन करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं। He's just had shows of a play, and before I could find time from my own rehearsals and shows to go and watch it, he has shut it down. कलकत्ता का अब I'm not so in touch with the scene. I'm sure there are अनुभा फतेहपुरिया नाम की एक वहाँ पे हैं जो काम करती हैं, जो फिल्मों में भी काम करती हैं, but she does theater regularly. बैंगलोर में रंगशंकरा है, जहाँ पे काफी थिएटर प्रैक्टिस है, काफी सालों से उस थिएटर में काम कर रहे हैं। मैं भी क्या है ना, शूटिंग की वजह से थोड़ा पिछले 3-4 साल से, और फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, so I'm also returning to the theater after some 5-6 years with a new production. So I'm not, but मेरे लिए बम्बई कर्मभूमि है। जिस तरह का थिएटर, जिस तरह का माहौल, जिस तरह का पैशन, जितनी भाषाओं में थिएटर होता है बम्बई में, दुनिया में कहीं नहीं। बम्बई को मेरा सलाम। तो सर बम्बई अभी को आपने जब बात कर रहे थे, तो 3 और नाम आपने लिए थे कि कृष्ण बलदेव वैद, मानव कौल और इस्मत चुगताई।
तो हाँ। इनकी अगर कोई किताबें या ऐसी शॉर्ट स्टोरीज जो आपको साथ साथ में पसंद आई हो जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ऐसे कोई रिकमेंडेशन? कृष्ण चंद्र है, मंटो तो है ही सबके फेवरेट। फिर क्या है कि जब आप कहानियां चूज करते हैं तो उसमें कुछ एक कनेक्टिंग थीम होना चाहिए ऐसा लगता है, तो फिर ये 3 कहानियां हमने चूज की हैं फिलहाल। फिर एक उग्र नाम के राइटर थे, उनकी भी पूरी मैंने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी। मनु भंडारी की कहानियां पढ़ी। आपको जब पढ़ते हैं 50 कहानियां तो उसमें से आपको 3 मिलती है, क्योंकि दो स्टोरीज हैव नॉट बीन रिटन टू बी परफॉर्म्ड। मानव कौल की कहानी है ठीक तुम्हारे पीछे, जिसमें से ये हाँ। सपना कहानी ली है मैंने। दैट इज वेरी रीडेबल। फिर एक बहुत दूर कितना दूर होता है मानव की कहानी है। फिर इस्मत चुगताई की तो आपको कलेक्शन पूरी ऑनलाइन मिल जाएगी। रेखता नाम का एक या गद्य कोश है या रेखता है, ये 2 वेबसाइट्स है, उसमें आप कहीं से भी शुरू हो जाएं। एंड यू कैन, उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत बढ़िया है, पूरी नहीं पढ़ी है मैंने लेकिन उसके एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं। ये एक यात्रा वृत्तांत ही हो गया जो शुरुआत में आपने बात करी थी, तो बहुत दूर कितना दूर भी एक अपने आप में वो यात्रा वृत्तांत ही है जो आज मतलब नए हिंदी साहित्य में वो शायद से एक बहुत ही अलग तरीके से लिखा विनोद हुआ और कुमार बहुत ही सिंह की सुंदर। राइटिंग है। कृष्ण बलदेव वैद की ही एक एक नौकरानी की डायरी नाम की नॉवेल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ममता कालिया नाम की राइटर्स हाँ। हैं, उनकी कहानियां पढ़ी हमने, बहुत गजब लिखती हैं। और इतना सटल तरीके से वो हर चीज पे कटाक्ष करती हैं। और मैंने कहा इतनी गुस्सैल, इतनी खुर्राट, इतनी फेमिनिस्ट आवाज है, हिंदी में लिख रही है। एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट डिस्कवरी। मैंने कहा ये मैं इनका नाम, मतलब वो तो जैसे अमेजोन पे हमने कहा चलो खरीदते रहते हैं किताबें, शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट, उसमें ममता कालिया का एक कंपाइलेशन आया, मेरी प्रिय कहानियां। मैं तो दंग रह गया पढ़ के यार, मैं क्या लिखती हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी उस संग्रह में कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिसको हम परफॉर्म कर सकते थे। बट देयर इज सो मच ऑब्जर्वेशन, इतना एंगर है समाज को, इतना वो क्रिटिक करती हैं अपनी कहानियों, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। इतनी सिंपैथेटिक आवाज है उनकी स्त्रियों के प्रति, उनके मतलब जो भी व्यथा है उसके प्रति। नाराजगी भी है और एम्पैथी भी है, कंपैशन भी है, यू नो। लघु जो मैंने शुरू किया है वो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, क्योंकि ये तो भंडार है अपने पास इस तरह के मटेरियल। मैं जिंदगी भर ऐसी 3 कहानियां करता रहूं एंड आई विल नेवर रन आउट ऑफ मटेरियल। बिल्कुल दिस बिल्कुल। इज जस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ लघु। और इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू बिग थिएटर्स, आई जानबूझ के मैं उसको स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, एंड आई एम कीपिंग इट इन इंटीमेट स्पेसेस, कि आओ 100 लोग बैठो, 70 लोग बैठो, आओ कहानी सुनो। एक एक एक्टर या एक्ट्रेस आएगी, गिरिजा ओक है एक एक्ट्रेस जो पहली कहानी कर रही है, फिर दूसरी कहानी मैं कर रहा हूँ, तीसरी कहानी इशिता शर्मा कर रही है। ऑल वेरी वेरी गुड एक्टर्स, सिनेमा किया हुआ है, वेब सीरीज की हुई है, टीवी किया हुआ है, थिएटर किया हुआ है। एंड आके कहानी सुनो, यू नो, आई रिटर्न टू द सिंप्लिसिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग। वहीं से तो थिएटर शुरू हुआ ना, कि कोई बैठ के कहानी सुना रहा है, फिर 2 लोग कहानी सुनाने लगे, फिर उसके संवाद लिखे गए। लेकिन पहले तो यही था कि मैं गया और मैंने भाला मारा, और फिर वो हिरन का मैंने शिकार किया, और वो फिर हम ये क्या है, ये थिएटर ही है। आग बिल्कुल। लगा के मैं कहानी सुना रहा हूँ बच्चों को, और फिर मैंने ऐसे किया, ओ फिर मैंने ऐसे किया, और फिर मैंने ऐसे किया। अब इसका किसी ने एक नाटक लिख दिया, दादी के हम्म बजाय उसको 4 हम्म आवाजों में बांट दिया, 4 लोगों में हम्म बांट दिया, तो थिएटर हो गया। जैसे पीटर ब्रूक की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है थिएटर की: वन पर्सन वॉक्स अक्रॉस, अनदर वन पर्सन नीड्स टू वॉच दैट पर्सन वॉकिंग अक्रॉस, थिएटर हैज हैपेंड। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सरल सी परिभाषा लेकिन बिल्कुल सटीक। अब उसको आप 1 का 10 कर दो, 100 कर दो, 1 का तुम 1000 कर दो, 5000 कर दो, लेकिन थिएटर होने के लिए एक कर्ता चाहिए और एक दर्शक चाहिए। थिएटर के बारे में भी हमने काफी सारे ऐसे, कोई अगर नाम रह जा रहे हैं कि हमें लिस्ट में ऐड करने हो तो आप बता सकते हैं, राइटर्स की अदरवाइज बात हम। कर सकते हैं, हाँ क्योंकि जी। आजकल क्या है, काफी लोग तो मेरे जो फेवरेट राइटर्स हैं, जैसे एंटन चेखोव मेरे फेवरेट हैं। उन्होंने मॉडर्न थिएटर को जन्म दिया, उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग, जिसमें कि जो कुछ स्टेज पे घट रहा है वो बाहर कुछ घटा है उसकी वजह से घट रहा है, जिसको हम हम्म रियलिज्म कहते हैं, नेचुरलिज्म कहते हैं। वहीं हम्म स्टानिस्लाव्स्की भी वहां से चेखोव के नाटक कर करके ही बिकेम कॉन्स्टेंटिन स्टानिस्लाव्स्की, द ग्रेट डायरेक्टर, द ग्रेट एक्टिंग टीचर। फिर उसको वहां से चुरा के वो मेथड ले गए, ली स्ट्रासबर्ग ने अपनी दुकान शुरू कर दी। यहाँ पे मॉडर्निज्म जिसे कहते हैं वो विजय तेंदुलकर साहब के जो इनिशियल नाटक थे, गिधाड़े है, सखाराम बाइंडर है, घाशीराम कोतवाल है, जहाँ पे फियरलेसली ही टुक ऑन सोसाइटी। गिधाड़े पे तो फिल्म भी बन चुकी है, घासीराम हम्म कोतवाल पे भी फिल्म बन चुकी है। दीज वर उस जमाने में 60s, अर्ली 60s में उन्होंने पर्दाफाश कर दिया समाज का एक तरफ। गिरीश कर्नाड के नाटक है, डिफरेंट हम्म काइंड ऑफ स्टाइल। गिरीश कर्नाड इज मच मोर स्टाइल, बट जो एक रॉनेस है, अर्ध सत्य आपको पता है तेंदुलकर साहब ने लिखी है।
दैट काइंड ऑफ रॉनेस। फिर महेश एलकुंचवार है, और आजकल राइटिंग वर्कशॉप, सुनील शानबाग इज अगेन स्टार्टेड अ राइटिंग रेसिडेंसी यंग एक्टर्स के, यंग राइटर्स के साथ। रेज करके एक कंपनी है। पुराने जमाने में तो ये सारे राइटर्स डायरेक्टर्स साथ में बैठ के वर्कशॉप करते थे और झगड़ा करते थे कि डायरेक्टर बोलता था बहुत गंदा सीन है, बहुत गंदा नाटक है, राइटर अपने आप को डिफेंड करते थे। अब वो स्पेस चला गया है। हम्म। Great actors, great directors, and great writers are willing to put in 1 week or 5 days to sit and say. विजय तेंदुलकर और महेश एलकुंचवार और गिरीश कर्नाड और सतीश आड़ेकर, ये सब जो महान प्ले राइट्स हैं, who are all now in this. आड़ेकर is living. गिरीश कर्नाड passed away a few years ago. तेंदुलकर साहब उससे पहले कुछ, महेश एलकुंचवार नागपुर में रहते हैं। तो इस तरह का माहौल, राइटर्स वर्कशॉप, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, स्वदेश दीपक की एक जो किताब है उसमें सबसे पहला चैप्टर ही इस पे आता है। स्वदेश दीपक, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, ये सब। तो बिल्कुल वो एक अलग ही चीज बन जाती है कि तीनों अलग अलग राइटर्स पर सब जब इकट्ठा आते हैं तो कौन सी बातें होती है। या अभी क्या बहुत फ्रेगमेंटेड हो गया मेरे ख्याल से, सोसाइटी ऐसी हो गई है, सेलफोन आ गया। अब आप और हम 15 साल पहले एक चाय का कप लेके आप कैमरा सेटअप करते, आई वुड हैव मेट यू, यू वुड हैव मेट मी, वी वुड हैव चिल्ड टुगेदर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, वी वुड हैव वी वुड हैव it would have been two human beings talking. So this is what we have lost out on when technology has improved. तो इरफान इरफान वो कौन है, वो जो गुफ्तगू करते हैं ना, he takes an artist and उनके साथ वो दूरदर्शन पे उनका सालों से मतलब चल रहा है, इतनी आत्मीयता से, इतने डिटेल में करियर के बारे में लोगों से बात करते हैं। या जैसे जावेद अख्तर साहब के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जहाँ वो सिनेमा के बारे में बात करते हैं, कैसे कुछ बनी फिल्म, कैसे स्क्रिप्ट लिखी गई। तो वो कहानी तो लिखी गई, कहानी की कहानी भी इंटरेस्टिंग होती है। हाँ जी, बिल्कुल। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, माहौल के बारे में पता चलता है, सर्कमस्टेंस, आपको लक के बारे में पता चलता है, हैप्पी एक्सीडेंट्स के बारे में पता चलता है, तो टोले में कितने लोगों ने ना बोला और फाइनली वो फिल्म किसको मिली। जैसे आई थिंक फारूक शेख साहब का भी एक ऐसा शो चलता था टीवी पर, जिस पर इसी तरह, यस, जीना इसी का नाम है, इस पर भी ऐसी बातें होती थी। बिल्कुल, ये गुफ्तगू, ये सारे शोज बिल्कुल बहुत ही एक अलग सी फील देते हैं जब हम उससे देखते हैं, बात करते, सुनते हैं। तो क्या अभी भी मैं कह सकता था चलो यार मिलके, मुझे ऑप्शन दिया गया था, चलो यार आप अगर चाहें तो मिलके भी बात कर सकते हैं। मैंने कहा कौन ट्रैफिक में निकलेगा, कौन जाएगा वहां, कौन कैमरा सेटअप करेगा, कौन लगाएगा, जूम पे खत्म कर देते हैं बात। convenient for you, convenient for me, but we are missing out on something. The interview is happening, but the human interaction has changed. हाँ जी, वो तो बिल्कुल। आप और हम साथ में बैठ के चाय नहीं पी रहे हैं इस वक्त। तो सर, हमने फिल्मों की बात की, किताबों की बात करी, थिएटर पर भी हमने काफी चर्चा करी। कुछ मिसलेनियस ऐसे रिकमेंडेशन अगर आपसे लेना चाहे, जैसे फूड, अगर आपकी पसंदीदा फूड रिकमेंडेशन आप देना चाहें। खाना सबसे ज्यादा पसंद आता है, इवन दो आई लव वेजिटेरियन, इटालियन, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। एक तो बंगाली खाना मुझे बहुत बेहद पसंद है, क्योंकि जितना वैरायटी वेज और मीट और फिश, और उसमें बंगाली लोग जिस तरह का मसाला और जिस तरह का खाना बनता है, मतलब वो अपने आप में एक पुराण है। फिर उतनी वैरायटी गुजराती खाने में भी मिलती है। और ये मतलब मिसकंसेप्शन है कि गुजराती वेजिटेरियन होते हैं। 70% ऑफ गुजरात इज एक्चुअली मीट ईटिंग। वो आपको डिशेस रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, आप गुजरात में घूमेंगे तो आपको मिलेगी, है ना। तो ये मिसकंसेप्शन है एक तो। फिर मुगलाई खाना जो है, कि वो, क्योंकि आप टर्किश खाना खाएंगे तो वो बड़ा ब्लैंड, अगर खाना खाया हुआ है, दैट मे बी द ओरिजिन ऑफ द फूड, पर वो जब इंडिया आया, वो उस इलाकों, उन इलाकों से पिलाफ जब आया, ईरान से, पर्शिया से इधर, और वो बिरयानी बनी और उसमें अपने मसाले डले, तो उसमें पूरा 500-600 साल का प्रोसेस है। कि जब वाजिद अली शाह को लखनऊ से निकाला अंग्रेजों ने और उनको कलकत्ते में वो उनका महल दिया, और फिर फाइनली उनकी कब्र तो मतलब कहीं रंगून में है, तब बिरयानी वहां से घूम के आई, लखनऊ की बिरयानी कलकत्ते में बनने लगी, और बंगाल वालों ने उसमें आलू डाल दिया, इसलिए अब वो लखनवी नहीं रही, क्योंकि लखनवी बिरयानी में जो रेसिपी है, जो ट्रेडिशनल रेसिपी, उसमें आलू नहीं डलता है। कैसे ट्राई, आप हैदराबाद में जाएंगे तो वही बिरयानी में कड़ी पत्ता डलेगा, उसमें उसमें काली मिर्च डलेगी, उसमें लाल मिर्च डलेगी, मतलब आपकी कान में से हवा निकलने लगेगी, इतनी स्पाइसी बनती है वो। दिल्ली की बिरयानी अलग होती है, बम्बईया बिरयानी भी कुछ होती है, स्टिल ट्राइंग टू, क्योंकि बम्बई में आप जितने इलाकों में जाओगे आपको अलग तरह की बिरयानी खाने को मिलेगी।
कोंकण में, कोस्ट में जिस तरह की बिरयानी, आई एम जस्ट टेकिंग बिरयानी एज एन एग्जांपल कि वो सब जगह बनती है। पर बिल्कुल तो हर वो एक खाना मुझे डिश के है। पीछे कितनी कहानियां है, ये भी एक सोचने वाली बात है। आप 20 किलोमीटर ट्रैवल करोगे एक ही सो कॉल्ड राज्य में, और द क्यूजीन चेंजेस। आप सूरत से कोस्ट की तरफ जाओगे, खाना और तीखा तीखा तीखा, जब तक आप काठियावाड़ पहुंचोगे हम्म लाल मिर्च इतनी होगी खाने में। फिर काठियावाड़ घूम के आप राजस्थान में, तो फिर से लाल मिर्च चालू हो जाती है, फिर बेसन चालू हो जाता है, केर सांगरी जो चीजें रेगिस्तान। तो द रूट्स, जैसे मैंने कहा ना शुरू में, कि किसी कल्चर को आपको अगर समझना है तो पहले उसको निकल जाओ। तो जैसे फूड की भी बात हो रही है, तो फूड के साथ साथ ट्रैवल रिकमेंडेशन भी आप दे सकते हो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ का फूड और ट्रैवल दोनों ही भाई आपने सबसे नॉर्थ ईस्ट ज्यादा गया था एंजॉय मैं, किया हो? नॉर्थ ईस्ट गया था। आई कुड नॉट, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपने को एग्जॉटिक लगता है, क्योंकि हमारा इतना, इवन दो दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, बट सम ऑफ देयर फूड वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो फर्मेंट करते हैं कुछ चीजें, और वो चीजें अपने को, मतलब एक बार ट्राई करने पे थोड़ा सा उसकी खुशबू, पर व्हेन आई ट्राइड इट फॉर द सेकंड टाइम, या व्हेन आई सेड ओके just give it a chance, you suddenly discover that every food has its own process, its own philosophy. वहां पे मीट खाते हैं, वो पोर्क खाते हैं, बीफ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बंगाली और असमी खाने में कितनी सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी जो फिश करी असमिया बनाएगा और जो बंगाली बनाएगा उसमें, और बिहार बीच में, तो उसमें क्या सटल डिफरेंसेस आ जाते हैं। शायद यहाँ पे राई ज्यादा पड़ेगी बंगाल में, बिहार आते आते राई हल्की सी कम हो जाती है, ऊपर जाते जाते राई ऑलमोस्ट गायब हो जाती है, लेकिन हरी मिर्च ज्यादा चालू हो जाती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लाल मिर्च ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन फिर उनके पास भूत जलोकिया है, विच इज वन ऑफ द स्पाइसीएस्ट मिर्चीज इन द वर्ल्ड। आप कश्मीरी खाना खाएं, एकदम सिंपल नॉन स्पाइसी, दही के उसमें पकवान होते हैं, उसमें वो सौंफ यूज करते हैं। जिंदगी भर अगर मुझे कोई बजट दे दे तो मैं तो यही करता रहूं, ट्रैवल करता रहूं और खाता रहूं। बहुत टाइम से मैं किसी को कह रहा हूँ कि यार मुझे एक फूड शो ट्रैवल वाला दे दो, एंड आई विल मेक इट टोटली नॉन ग्लैम। सर, ऐसा कोई फूड शो है जो आपको बहुत पसंद है? यार इतने सारे, एंटनी बोर्डेन करता था, फिर वो हम्म इंडिया में, फिर वो मास्टर, आजकल तो मास्टर शेफ, बट मास्टर शेफ इज अ डिफरेंट थिंग। वो रॉकी और मयूर का जो था ना, हाईवे ऑन माई प्लेट, आई यूज टू लव दैट, क्योंकि वो कहीं भी ढाबा पकड़ लिया, बैठ गए। एक हम्म वेजिटेरियन है, एक पक्का मीट ईटर है, और पूरा इंडिया घूम, हाईवे ऑन माई प्लेट। ये रेकमेंड है, साउथ से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके, कुछ 4-5 साल उनका शो चला, बहुत बढ़िया शो है। रॉकी एंड मयूर आर द होस्ट। They have a हम्म terrible sense of humor. They enjoy cracking their people. But the way they eat the food, the way they हम्म connect to the local culture, the way they talk about the food, वो खानसामे को बाहर बुलाएंगे, और ऐसा नहीं 5 स्टार होटल वाला नहीं, हम्म एक अंडा लुंगी में आ रहा है बाहर और भाषा नहीं, तो वो जो रेस्टोरेंट, छोटा सा ढाबा है, होटल है, जो भी है, उसका ओनर ट्रांसलेट कर रहा है। हम्म Actual interaction with people, the journey to get to that restaurant, the journey outside that restaurant, फिर वो अपना हम्म रेटिंग देंगे। तो इस तरह का शो मुझे करना है। लोगों ने बोला बेटा तेरा पेट खराब हो जाएगा, सब ऐसा खा खा के, लगता है ग्लैमरस, सब जो एक्चुअल होस्ट होते हैं वो इतना नहीं खाते, वो थोड़ा सा ऐसा खाते हैं फ्रेम के लिए, बाकी प्लेट जाती है वापस। मैंने बोला मैं करूंगा, दो तो सही मौका। ये भी हाँ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं ना, कौन सा खाना कितना नुकसान कर रहा है होस्ट को। बिल्कुल। कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था, अब वो ही इज मूव्ड आउट ऑफ बॉम्बे, वो कह रहा था कि ऐसा शो करना है मुझे, ये ऐसा है और वो वैसा है और इसमें क्या गिरा है, और वैसा वैसा कुछ नहीं, जाया खाया दबा के, डकार मारी, फिर पूछा हाँ भाई कैसे बनता है। पकाते रहता हूँ मैं भी कुछ कुछ बीच बीच में घर में, राइट राइट राइट। चलते रहता है, कभी मटन बना लिया, कभी ये बना लिया, कभी वो बना लिया। रोटी बनानी नहीं आती है, लेकिन आई कैन कुक। कभी इटालियन कुछ थोड़ा बना लिया। कोई ऐसी प्रोडक्ट्स है जो आपकी बहुत फेवरेट हो, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट डिस्कवर करी या खरीद लिया और आपको लगा कि ये तो बहुत ईज हो गया, मेरे ट्रैवलिंग में इससे बहुत फायदा हो रहा है, या मेरे कुकिंग में इससे बहुत मजा आ गया मुझे, ऐसी कोई फेवरेट प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन? नहीं भाई, आई कीप इट सिंपल। मेरे पास हम्म टीवी है, मेरे पास फोन है, मेरे पास चार्जर है। है ना, पावर बैंक था एक, वो खो दिया एक दिन, दोबारा मैंने खरीदा नहीं। गाड़ी है। आई लाइक टू कीप इट सिंपल। आई एम नॉट सो मच इनटू गैजेट्स, हम्म बिकॉज उसका कोई एंड नहीं है, इतने सारे। इनफैक्ट मुझे जूते खरीदना पसंद है। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही कोई प्रोडक्ट जो आपको आई बहुत आई पसंद लव हो। आई लव शूज, आई लव कोलोन्स, आई लव परफ्यूम्स, आई लव बुक्स। पहले मतलब मेरा सीडी का कलेक्शन इतना लंबा, और कसेट का कलेक्शन इतना लंबा चौड़ा था, मैं ओरिजिनल तो खरीदता ही था,
और किसी जमाने में पायरेसी कर कुरा के रेयर म्यूजिक सब ये वो ऐसा 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 कलेक्ट करके रखा था। फिर सब कुछ MP3 हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा अब ये सीडी का वो सीडीज मैं अभी भी अपनी गाड़ी में बजाता हूँ क्योंकि मेरे पास हम्म सीडी प्लेयर है गाड़ी में। लोग हम्म हंसते हैं। मैं बोलता हूँ ये जो कंपाइलेशन है ना, एक एल्बम है। अगर आप पिंक फ्लॉयड का एक एल्बम सुनते हैं, पहला गाना पहला डालने की वजह है, दूसरा गाना यस। दूसरा डालने की वजह है। अभी आप प्लेलिस्ट सुनते हो, इट्स नॉट द सेम थिंग। ग्रेटेस्ट हिट्स इज नॉट द सेम थिंग एज एन एल्बम। हाँ जी, हाँ तो जी, मुझे हाँ जी। म्यूजिक का बहुत शौक है। मुझे जैज म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे ब्लूज, जो ओरिजिनल ब्लूज गिटार ब्लूज है, बीबी किंग है, हाउलिंग वुल्फ है। ब्लूज से रॉक एंड रोल आया है। द वाइट मैन स्टोल द ब्लूज and increased the pace and called that rock and roll, and then Elvis came and then he made it rock and roll. फिर but Chuck Berry है, Little हम्म Richard है, they are the original African American musicians. आपके पसंदीदा म्यूजिक जो बैंड, अगर हम उनकी बात करें, या आपके फेवरेट आर्टिस्ट म्यूजिक से, रोलिंग इंडस्ट्री से? स्टोन्स है, बीटल्स है, लेड जेपलिन है, कोल्ड प्ले है। कोल्ड प्ले का हम्म कॉन्सर्ट देखा था मैंने, शिकागो में था। तो फिर आजकल तो इतने सारे बैंड हो गए। कभी कभार कोक स्टूडियो देख लेता हूँ मैं। मुझे सूफी कलाम बहुत पसंद है, तो कभी हम्म नुसरत साहब लगा के बैठ गए या कोक स्टूडियो सुन लिया। एक वो जुनून बैंड था पाकिस्तान का, दे नो लॉन्गर टुगेदर, बट सम ऑफ देयर स्टफ वाज वेरी गुड। इट वाज इंस्पायर्ड बाय लेड जेप, बट इट वाज सूफी म्यूजिक इंस्पायर्ड बाय लेड जेपलिन। नुसरत साहब है, वडाली बंधु है, जी। अब तो इतने, मामे खान है, राजस्थानी के जो सारे फोक सिंगर्स हैं। क्लासिकल म्यूजिक भी सुनता रहता हूँ मैं बीच बीच में। और जो पुराने अपना गोल्डन एज ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक जो है, रफी साहब, मुकेश, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, गीता दत्त बिफोर हर, कुंदन सहगल के भी मुझे बहुत पसंद है। लोग कहते हैं नाक से गाते, मैंने बोला उसके उनका सुर का कंट्रोल देखिए आप, क्या गजब का कंट्रोल है उनका। देव डी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म एल्बम्स टू एवर कम। मतलब किस तरह का साउंड उन्होंने, अमित त्रिवेदी ने क्रिएट किया है कि वो फिल्म उनके एल्बम पे टिकी हुई है। अनुराग कश्यप जी खुद कह चुके हैं शायद कि द फिल्म इज नथिंग विदाउट अमित त्रिवेदीज म्यूजिक। यार रहमान साहब जिस तरह से दिल्ली चले, अब उनको तो क्या गिनाऊं। रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए म्यूजिक की, और फिल्म ऐसे की कोई रिकॉल पसंदीदा वैल्यू। गाने आपके, जिन्हें आप बार बार सुनते हो, या हमेशा ऐसा कोई गाना जो आप? जब मेरे जितना थोड़ा झील हो गए तो फिर ऐसे फेवरेट्स कम होने लगते हैं। आप कुछ भी सुनते हो और आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, फिर फेवरेट्स कम होने लगते हैं आपके लाइफ में। राइट सर। आपको, yeah, because your tastes become wider, your palette for food as well as music as well as cinema, you want more. You don't want to narrow yourself down, in fact you want to broaden yourself as much as possible. तो फिर हम्म फेवरेट्स अपने आप कम होने लगते हैं आपके। कभी आने दो अंदर, जितनी चीजें, जितने हम्म इन्फ्लुएंसेस, जितनी तरह के म्यूजिक आ रहा है, सब आने दो। बट आई लव सुखविंदर सिंगिंग फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ वंडरफुल सिंगर। विशाल ददलानी जब कभी कभार, इवन व्हेन ही सिंग्स फॉर बॉलीवुड, ही, वो जो उनकी क्वालिटी और जो जिस तरह से वो गाते हैं, उदित नारायण, उनकी आवाज में वो कहते हैं ना स्माइल, एक एक हम्म जो एक जो खुशी, हम्म फील आता है उनके गाने में, यस। जैसे हाफिज साहब के गाने में फील आता है। या किशोर कुमार जिस तरह की मतलब वर्सेटिलिटी दिखाते थे, या लता मंगेशकर की जगह जिस तरह का कंट्रोल था सुर के ऊपर, क्या कंट्रोल, मतलब अनबिलीवेबल। हाँ जी। आजकल गाने सुनता हूँ, गाना अच्छा लगता है लेकिन पता नहीं चलता है सिंगर कौन है, क्योंकि इतने सारा है और इतना, एंड इट्स ऑल ऑनलाइन। नो, इफ आई बॉट हम्म द एल्बम एंड प्लेड इट, तो आई वुड नो द लिरिसिस्ट, आई वुड नो किसने लिखा है, आई वुड नो कौन सी फिल्म का है, आई वुड नो किसने गाया है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, फिल्म का डायरेक्टर कौन है। जो हम टेक्नोलॉजी के साथ क्या मिस कर रहे हैं, उन उन चीजों पे बात करी। पहले हमने मीटिंग की बात करी, फिर हमने म्यूजिक हाँ, की भी बात करी। हाँ। किताबों में भी एक ये है कि एक किताब है और एक किंडल है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, या आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? किताब अच्छी लगती है। किताब की सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? उसके पन्नों की खुशबू। बिल्कुल। और वो जैसे किताब नई नई आती है तो उसकी अलग खुशबू होती है। फिर उस किताब को आप एक साल बाद उठाओगे तो उस पन्ने की खुशबू अलग हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे पीला पड़ना लगता है। आप किताब में जिस दिन आपने किताब कहाँ से खरीदी और कब खरीदी वो लिख सकते हो। हाँ जी। वो आपकी जिंदगी का एक जर्नल है। बिल्कुल, ये करता हूँ कि किताब हाँ, जब खरीदते हो, उससे जो बिल मिलता है ना, वो बिल किताब में डाल देता हूँ, तो पता रहता है हाँ। कहाँ से खरीदी, कौन सी तारीख को खरीदी। अब आजकल अमेजोन से मंगाते हैं तो बिल भी मतलब वर्चुअल हो गया है। हम्म बट द बेस्ट थिंग अबाउट अ बुक इज, वन, यू कैन कर्ल अप विद इट एनीवेयर इन अ बेड। लाइट चाहिए बस, उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होती है किताब, बैटरी डाउन नहीं होती है। दूसरी उसकी खुशबू। आप जब पन्ना पलटते हो, आप उसमें इलस्ट्रेशंस आते हैं, उसका जो कवर आर्ट होता है, उसको आप देख सकते हो बार बार, आप डिटेल में देख सकते हो। बिल्कुल। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अ बुक ओवर किंडल। हाँ, ये
बुक स्टोर करनी पड़ती है। मैं दे देता हूँ किताबें थोड़ी पढ़ पढ़ के। बोलता हूँ जब मांगू तो लौटा देना, फिर वापस नहीं मांगता हूँ। कुछ ऐसी किताबें हैं जो शायद मुझे कभी दोबारा मिले नहीं, वो मैं किसी को देता नहीं। आउट ऑफ एडिशन, आउट ऑफ प्रिंट हो जाती हैं। कोई ऐसी किताब जो आपने बहुत ज्यादा गिफ्ट करी हो, मतलब आपको पसंद हो ये किताब लोगों को देना? यार जिसको किताब दे रहा हूँ उसके हिसाब से किताब देता हूँ। हम्म। अपनी पसंद किसी पे थोपने का क्या मतलब है? किसी बच्ची को या बच्चे को किताब दे रहा हूँ तो उनको मैं माउस दे दिया। कॉमिक्स तो पढ़ते ही हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमिक फॉर्मेट में ही होलोकॉस्ट के ऊपर एक नॉवेल फॉर्म में है। उसको पढ़ो, आर्ट वर्क ये वो, कोई भी चीज पूरी समझ में आना जरूरी नहीं है। एज हम्म। लॉन्ग एज you're इंटरेस्टेड एंड स्टिमुलेटेड एंड इंट्रीग्ड। कुतूहल शब्द है ना एक कौतूहल, हिंदी कुतूहल दोनों ही शब्द में। है, हाँ, यस। कौतूहल वो बना रहना चाहिए आपका। हम्म। एक दोस्त को मैंने पाब्लो नेरुदा की पोएम्स दी। दोस्तों को जब आप किताब देते हैं तो आप उनकी फेज ऑफ लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड इट इज अ पर्सनल थिंग दैट यू आर गिफ्टिंग टू समवन। जैसे मेरी हम्म। दो भांजियां हैं, उनको मैं खुद ही पूछ लेता हूँ भाई तुम्हें क्या चाहिए। उनकी लाइफ में जो फेज है उस हिसाब से वो बोलती है। हर बर्थडे को मैं उनको किताब, मैं बोलता हूँ मेरे से कपड़े वपड़े कुछ मत मांगना, या तो म्यूजिक हम्म। मिलेगा। पहले तो म्यूजिक गिफ्ट कर सकते थे आप। हाँ जी। अब वो दैट गिफ्टिंग म्यूजिक इज कंप्लीट, यू डोंट गिव अ सीडी और अ कैसेट टू एनीवन एनीमोर, एवरीथिंग इज हम्म। ऑनलाइन। बट दे स्टिल लाइक टू रीड बुक्स। बाल साहित्य के बारे में अगर कुछ और नाम मिल जाए, जैसे आपने कहा कि आपने लिखा भी है बच्चों के लिए, बच्चों की किताबें भी कुछ एक आप सोचते हो, तो वो एक स्पेसिफिक जॉनर में कुछ और नाम मिल जाए तो? वॉल्कर लुडविग करके जर्मन डायरेक्टर और प्लेराइट थे, जिन्होंने ग्रिप्स थिएटर नाम का एक मूवमेंट शुरू किया था 60s में। बिकॉज ऑल द चिल्ड्रंस थिएटर एट दैट टाइम वाज ओवरवेलमिंगली पेट्रनाइजिंग। फेरी टेल्स, शेर खरगोश, प्रिंस प्रिंसेस, ये सब। तो उसने बोला हम बच्चों के लिए रियल लाइफ इश्यूज लेके, बट इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, और उसके कुछ 4-5 रूल्स, and looking at the world strictly from the child's point of view, where the adults are the villains. So looking at the world with a real world problem, चाहे वो disability हो, bullying हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, रेसिज्म हो, इस तरह के प्रॉब्लम को लेके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नाटक करना, तो ये एक्चुअली वाज एन आई ओपनर फॉर मी। इस तरह का। हम्म। बाकी द प्रॉब्लम विद द स्टेट ऑफ पब्लिशिंग अबाउट थिएटर इन इंडिया इज सो सैड। आप किसी भी किताब की दुकान में चले जाइए, you will find rows upon rows of fiction, bestsellers, pulp fiction. अगर आपको थिएटर का कोई एक सेगमेंट मिल भी गया, तो वो एक कोने में 2 शेल्फ से ज्यादा नहीं होगा। उसमें वही शेक्सपियर होगा, उसमें आपको गिरीश कर्नाड मिल जाएंगे, उसमें आपको शायद महेश दत्तानी की कुछ किताबें मिल जाएंगी। मोहन राकेश मिल जाएंगे? मोहन राकेश भी नहीं मिलेंगे आप। ओह। उसके लिए आपको पृथ्वी बुक स्टोर जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अटैच टू अ थिएटर। दी ओनली प्लेस वेर यू विल गेट, या फिर आपको दिल्ली में, मतलब जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, हम्म। एनएसडी की जो अपनी बुक शॉप है, लाइब्रेरी है। बट इस तरह का जो वाइडली अवेलेबल थिएटर साहित्य, और उसमें चिल्ड्रंस थिएटर तो और भी, मतलब हम्म। इज इन अ सॉरी स्टेट। उसका भी एक इकोनॉमिक्स है ना, वो भी तो धंधा है एक तरह से। बिल्कुल। सेल्फ पब्लिश करना वो अलग बात है। मैं वही सवाल पर आ रहा था कि हमने फिल्म्स कवर करी, बुक्स कवर करी, थिएटर भी कवर कर लिया, म्यूजिक हो गया, ट्रैवल हाँ, पर भी बात कर ली। तो खाना हो अभी गया। आपके हिसाब से कोई ऐसे नाम बच जा रहे हो कि इन सब में भी कुछ एक जो ऐड करना हो? मेरे फेवरेट एक्टर्स के बारे में बात नहीं की, बट दैट्स ओके। तो कर सकते हैं अगर आपके पास उनके लिए कुछ ऐड करने को, या उनकी कोई खास फिल्में, आपके पसंदीदा एक्टर और उनकी फिल्में भाई अगर मेरे वो। सबसे पसंदीदा एक्टर तो मार्लन ब्रैंडो है, और हम्म। बीइंग एन एक्टर एंड फॉर द वे ही कंडक्टेड हिज लाइफ। तो हम्म। उन्होंने, उनको जब दूसरा ऑस्कर दिया गया, तो ही वाज ऑलरेडी फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ नेटिव अमेरिकन्स इन हम्म। अमेरिका एट दैट टाइम, एंड ही अलाइंड हिमसेल्फ एज अ चैंपियन ऑफ मेनी ब्लैक लोगों की जो स्ट्रगल्स थी उसके साथ, नेटिव अमेरिकन। उन्होंने जाके अपना एक नेटिव अमेरिकन लड़की को बोला ये स्पीच दे के आओ ऑस्कर में, रिजेक्टिंग माय ऑस्कर। He had a difficult life, he was a difficult person, but and then his on-screen performances was Godfather देख लो, Apocalypse Now देख लो, फिल्म गंदी हो तो भी मार्लन ब्रांडो इज फैबुलस। तो वो फिर अपने इंडिया में भी, जैसे नसीर साहब हैं, दिलीप कुमार साहब हैं। नसीर साहब ने जो स्पर्श में काम किया है फॉर एग्जांपल, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिलीप कुमार साहब का अर्ली जो काम है, और बाद में भी उन्होंने जिस तरह से अपने करियर को ढाला, जिस तरह से हैंडल किया, शक्ति उन्होंने की थी अमिताभ बच्चन के साथ, इट वाज मच लेटर इन हिज करियर। उन्होंने
इंडियन एक्टिंग को रीडिफाइन किया। बच्चन साहब हैं, कितनी कन्विक्शन के साथ वो मनमोहन देसाई या प्रकाश मेहरा की फिल्में करते थे। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल सिचुएशंस को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बिलीवेबल बनाना। बलराज साहनी साहब, टेरिफिक एक्टर। शम्मी कपूर, जिन्होंने एक अलग ही कुछ अपना जॉनर खुद ही क्रिएट कर लिया उन्होंने। We may not think of it as, but we remember him from those films. भी है, सच अ फाइन एक्ट्रेस। उस जमाने की, मतलब उनसे बेहतरीन अदाकारा मुझे आज भी मैं सोचता हूँ तो शी सच अ फाइन, सच अ वर्सेटाइल, सच अ सटल। एक जो रहता है ना, अलाइव जो रहता है क्वालिटी उनके अंदर है। सिमिलरली वहीदा रहमान है, फिर इरफान। उनकी परफॉर्मेंसेस में एक लय थी, एक पोएट्री थी उनके परफॉर्मेंसेस में। ओमपुरी साहब है, फिर आलिया भट्ट आज जो काम करती हैं अपना हर रोल में। अब वो इंस्टिंक्टिव है क्या है वो देख देख के सीख गई है, उसी फैमिली में पैदा। लेकिन आप किसी फैमिली में पैदा होने के बाद भी यू कैन बी अ बैड एक्टर, बट शी इज अ वेरी फाइन एक्टर। अलग अलग वो क्या उड़ता पंजाब में क्या किया, फिर गंगूबाई काठियावाड़ी, फिर अलग कुछ बीच में अलग ही कुछ करती है, अलग कुछ। इवन शी मेक्स इंटरेस्टिंग चॉइसेस। She feels she shouldn't repeat herself. She has the luxury to not repeat herself also. मेरिल स्ट्रीप तो है ही पुरानी। मिशेल यो को अचानक कितने सालों बाद ऑस्कर मिल गया। ब्रेंडन फ्रेजर has reinvented himself. कि when everyone has written you off, life throws you a chance and it's brilliant. और कौन है मेरे फेवरेट एक्टर्स? क्या लिस्ट बनाई थी मैंने। अर्ली वर्क ऑफ रॉबर्ट डी नीरो, जैसे उनकी एक फिल्म है बॉक्सिंग के ऊपर, रेजिंग बुल। उसमें उन्होंने जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस तरह से आमिर ने दंगल के लिए किया है। उन्होंने कहा था कि पहले मेरे मोटे वाले सीन शूट करेंगे, उसके बाद आई विल कट वेट एंड गेट बैक इनटू शेप। सो द फिल्म वाज शॉट इन रिवर्स ऑर्डर। उन्होंने दिमाग लगाया, नहीं तो बोले कि पहले मैं फिट रहूंगा, उसके बाद तुम लोग मुझे मोटा करोगे फिल्म, और फिर मोटा करके छोड़ दोगे। पर उसके लिए आपको पूरा अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना पड़ता है। यू हैव टू सी द फिल्म इन रिवर्स ऑर्डर। तो सिनेमा एक्टिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पंकज कपूर साहब है, तब्बू मैम है, नीना गुप्ता की सेकंड इनिंग्स चल रही है। फाइनली द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग, बधाई हो। पंचायत में वो काम कर रही है। रघुवीर यादव है, एंड सो मेनी ऑल्सो यंगर एक्टर्स। आजकल तो ओटीटी स्पेस पे इतने आ गए हैं कि मतलब ध्यान नहीं रहता है। बाकी मतलब फेलिनी के एक फेवरेट एक्टर थे मार्सेलो मास्ट्रियानी। Unfortunately, ladies की लिस्ट में थोड़ी कम है, because as a male actor, I observe male actors more instinctively. It's not an excuse, but even Vidya Balan, some of her work is very good. Rasika Duggal, it's a very good time for actresses, especially in the OTT space, because उनके लिए कहानियां, उनके लिए रोल्स लिखे जा रहे हैं। रसिका दुग्गल has been around for so long, पर अब वो कर रही हैं। उनका डेली क्राइम चल रहा है, उनके साथ मैंने अभी एक अधूरा वेब सीरीज शूट की एमए के लिए। सच अ प्लेजर टू वर्क विद हर ऑन सेट। टोटली अलर्ट, टोटली गिविंग, ऐसा नहीं कि मैं ये डिसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो कुछ एक्टर्स करते हैं, मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा या मैं ऐसी परफॉर्म नहीं। सामने से क्या मिल रहा है, चलो लेट्स बिल्ड द सीन नाउ। बेसिक्स तो हम कर लिए, तुमने लाइंस कर लिया, मैंने कर लिया, कैमरा कहाँ लगा पता है, ये वाली लाइट पकड़नी, वो लाइट पकड़नी, ये तो सब मैकेनिक्स है ना। हंसल मेहता के साथ वेरी वेरी एक्टर फ्रेंडली। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे, या मैंने कभी उन्हें किसी मेरे को एक्टर को ये नहीं कहता मुझे इस सीन से ये चाहिए, और उस वक्त आएंगे बोलेंगे अच्छा चलो एक बार रिहर्स करते हैं, दो सजेशन दे देंगे, चलो एक और बार करते हैं। ऐसे ही इनफॉर्मली बैठे हैं, सब चल रहा है। और क्या डीओपी भी अपना काम एकदम चुपचाप चल रहा है वहीं पे सेट पे, या बाजू में बैठ के कर लिया। दूसरे राउंड में हर एक्ट, अब एक सीन में अगर 4 एक्टर हैं, सबको 2-2 सेशन और 3 बार आपने रिहर्स किया, तो 3 बार रिहर्स करने में ऐसे ही हंसी मजाक में जो भी खेलते खेलते उन्होंने अगर हर एक्टर को 2 सजेशन दिए तो कितने 20 सजेशन हो गए ना। ये भी तो स्टाइल ऑफ डायरेक्शन है। सिमिलरली व्हेन आई वर्क विद सुधीर मिश्रा, 2-3 बार उनके साथ काम किया है। वेरी वेरी सपोर्टिव। अभी तनुजा कंद्रा जी के साथ मैंने एक वेब सीरीज की। अगेन लॉट्स ऑफ डिटेलिंग, गेटिंग इनटू इंटरेस्टेड इन द एक्टर, इन एडिशन टू सिनेमा, द फ्रेम, दिस दैट क्या है। ये इंटरेक्शन मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा डायरेक्टर या मेरी डायरेक्टर मुझसे कुछ कहे, मुझसे कुछ निकलवाए, मुझे कुछ बोले अच्छा इसको ऐसा करके देखते हैं, चलो ये वेरिएशन। मुझसे ये ना कहे कि हर बार मुझे यही का यही चाहिए। अगर मैंने 3 अलग अलग टेक दिए तो तीनों पसंद आए, वो एडिटर डिसाइड करेगी कि कौन सा टेक कैसे सीन को कहाँ ले जा सकता है। दैट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा। यू कैन टेक इट वेरेवर एंड सडनली यू डोंट नो, अरे ये सीन का तो ये भी मतलब हो सकता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आखिर में निकल गया है कि आपने हर एक एक्टर के साथ उनके नाम के साथ जो जो एक अलग एनेक्डोट ऐड किया।
आखिर में आप बस एक बार ये बता सके कि ये पूरा जो अनुभव है कैसा रहा आपका, कि जो सारी रिकमेंडेशंस की आपने बातें करी और ये जो चलचित्र का जो फॉर्मेट है उसके बारे में। इस तरह के फॉर्मेट और होने चाहिए और आपको और लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम बात करते हैं गुफ्तगू करने का, आजकल लोगों को आदत चली गई है और लोगों के पास वक्त नहीं है। तो वक्त निकाल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ हमने आपस में आर्ट के बारे में, सिनेमा के बारे में, लिटरेचर के बारे में बातें की। इस तरह के मौके आप और लोगों के साथ भी क्रिएट करते रहें। इट वाज अ प्लेजर टू एक्चुअली हैव एन इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन अबाउट मेनी थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका वक्त दिया और इतनी सारी चीज़ों के बारे में, खास करके जैसे फिल्म्स की बात तो करते ही है या म्यूजिक की बात करते हैं, पर कैसे आपने हर एक चीज़ में एक अपनी पर्सनल स्टोरी या कौन से फिलॉसफी की वजह से वो पसंद है वो बताया। तो वो हाँ, वाकई में जो जैसे आपने कहा कि इन डेप्थ डिस्कशन जो हुआ वो बिल्कुल ही बहुत ही एक सुंदर अनुभव रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने थैंक यू वक्त सो मच। निकाला, आपने आपका लिस्ट शेयर किया हमारे साथ। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन चलचित्र।